तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एच के लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग आज कक्षा 12th के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी कि जो हमारा आंसर पेपर है, हमने उस आंसर पेपर में से क्वेश्चन को छाट छाट कर बाहर निकाला है, जिसे हम लोग आज करने वाले हैं। पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन हम दोनों अगर कर लेते हैं तो हमारे बोर्ड में जितने नंबर का एमसीक्यू यानी कि 6 नंबर का एमसीक्यू आता है, 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे। केवल आप लोगों को देख लेना है, इसका नोट सोर्स नहीं बनाना है, ठीक है। केवल आप इसे देख लेंगे तो आपका 6 के 6 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। 100% की गारंटी है, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट रिपीटेड आईएमपी क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसे आप लोग एकदम अच्छे से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा केमिस्ट्री का क्लास 12 का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है एचके लर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या। इसमें हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यानी कि हमें कह रहा है 180 ग्राम भार दिया है, जल में मोलों की संख्या। तो दोस्तों, इसमें देखिए मोलों की संख्या में पूछा है, तो हमारा फार्मूला होता है मोलों की संख्या में ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है मोल बराबर हमारा फार्मूला होता है भार बट्टे अणु भार। इसे आप लोग एकदम अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है, ठीक है। मोल बराबर होता है भार बट्टे अणु भार, ठीक है। तो भार हमारा 180 ग्राम दिया है, 180 अपान अणुभार यानी कि जल का अणुभार यानी कि H2O का अणुभार निकालने के लिए, यानी कि क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक होता है तो ये 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो ये हमारा 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 18 यानी कि इसका अणुभार 18 हो जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा एक बार में, यानी कि 10 ग्राम इसका हमारा मोल, इसकी मोलों की संख्या हमारा 10 ग्राम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानक यक्ष यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। यानी कि इसमें हमें दोस्तों मानक हाइड्रोजन यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है कि जो उसका इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है 0.34 वोल्ट, ठीक है। बी कह रहा है 0.05 वोल्ट, सी कह रहा है 0.0 वोल्ट, और डी कह रहा है 0.02 वोल्ट। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है दोस्तों, हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी इस क्वेश्चन को डाला था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 0.0 वोल्ट होता है। यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 0.0 वोल्ट होता है, यानी कि शून्य होता है, ठीक है। अब देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन कर रहा है अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला विन्यास कौन है। यानी कि पहला ऑप्शन दिया है 3D3 4S2, और दूसरा दिया है 3D5 4S2, चौथा दिया है 3D5 4S1, 3D6 4S2। तो इसमें हमें बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला सबसे अधिक विन्यास कौन है। तो चलिए पहले इसे हम लोग सिद्ध करते हैं। यानी कि देखिए, मैंने बेसिक इसमें बता दे रहा हूँ। बेसिक हमने आपको भी बताया था कि यस ब्लॉक में, यस डी लिख रहे हैं, यस ब्लॉक में एक कक्षक होता है, ठीक है। पी ब्लॉक में 3 कक्षक होता है, डी ब्लॉक में 5 कक्षक होता है, और एफ ब्लॉक में 7 कक्षक होता है। इसे तो आप लोग का एकदम अच्छे से मालूम ही होगा, और मैंने बताया भी है, ठीक है। तो ये डी है, तो डी के लिए पहले कक्षक बना लेते हैं। 5 कक्षक, 1 2 3 4, ये 5 कक्षक बन गया। और 4S2 के लिए एक कक्षक, ठीक है। फिर पहले सबका बना लेते हैं, 5 कक्षक, 2 3 4 5 हो गया। इसके लिए भी 5, 2 3 4 5 हो गया। इसके लिए भी 5 कक्षक पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब यस के लिए, यानी कि यस में एक कक्षक होता है तो एक कक्षक बन जाएगा।
ये देखिए, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को भरिए। इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और 4s2 में 1 2, ठीक है। अब इसमें भरिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है। अब इसमें भी 5, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, अब 5 यहाँ तक भर गया तो 6 हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसमें 4s2 1 2, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है कि आक्सीकरण संख्या इसमें से किसका सबसे अधिक है। तो पहले चलिए इसमें से हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, ठीक है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वही हमारा इसका आक्सीकरण संख्या होता है। तो पहले गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि इसका +5, इसका आक्सीकरण संख्या प्लस का 5 है पहले का। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि प्लस का 7 इसका आक्सीकरण संख्या। और तीसरा 1 2 3 4 5 6, इसका प्लस का 6 आक्सीकरण संख्या। और इसका, अब देखिए इसमें आप लोगों को ध्यान यह देना है, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसमें तो हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, इसमें मैंने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो इसको मैंने काउंट किया, लेकिन जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 6 आक्सीकरण संख्या हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे सबसे अधिक आक्सीकरण संख्या किसका है। तो देखिए ऑप्शन बी, यानी कि 3d5 4s2 का आक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है। ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये हमारा +7, यानी कि अधिकतम आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला जो विन्यास है वो हमारा 3d5 4s2 है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 4 क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा रो है, ठीक है। ये हमारा रो है। रो का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, हमें इसमें निकालना है रो का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए रो का एसआई मात्रक निकालते हैं। तो चलिए, तो रो जो होता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा, यानी कि जो रो होता है वो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होता है। इसका हमारा फॉर्मूला होता है रो बराबर होता है R/A/L। रो का हमारा फार्मूला देखिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारा रो का फार्मूला होता है, रो बराबर RA/L होता है, ठीक है। RA/L होता है, ठीक है। R, ये हमारा, इसमें भी जान लीजिए R जो होता है हमारा प्रतिरोध होता है, ये जो A होता है हमारा क्षेत्रफल होता है, और जो L होता है ये हमारा लंबाई होता है, ठीक है। ये हमारा लंबाई होता है, ये हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब इसमें अपना, चलिए इसका हम लोग एसआई मात्रक निकालते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, ठीक है, ओम होता है, इनटू ये जो क्षेत्रफल है, यानी क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर होता है, अपान ये हमारा लंबाई का भी मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा ओम इंटू मीटर बच जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम मीटर, यानी कि रो का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 डिग्री एमीन है, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से हमें 2 डिग्री एमीन पता करना है, ठीक है। तो पहला दिया है HNH2, दूसरा दिया है RRNH, तीसरा दिया है RNH2, और चौथा दिया है RRNHNR, ठीक है। अब देखिए पहले में तो हमारा एक भी डिग्री एमीन नहीं है, 0 डिग्री एमीन, यहाँ पर 0 डिग्री एमीन हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ पर R दिखाई नहीं दे रहा है, L की लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए R 1 है तो यहाँ हमारा 1 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। RNH2 दिया है तो ये हमारा R, यानी कि, ठीक है, जो R दिया है उसी से हम लोग पता करते हैं कि कै डिग्री एमीन है। तो ये हमारा 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ पर 2 R है तो ये हमारा 2 डिग्री एमीन हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। चौथा देखिए RRR, यानी कि 3 है तो ये हमारा 3 डिग्री एमीन है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा हो गया, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा 6वां क्वेश्चन देखिए दिया है CrC2O4
होल थ्राइस 3 माइनस आयन में CR की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें समन्वय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए समन्वय हमारा फार्मूला होता है, समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है दोस्तों लिगेंड इनटू दंतीयता। ठीक है, यह हमारा फार्मूला होता है समन्वय संख्या निकालने के लिए लिगेंड इनटू दंतीयता। ठीक है, तो लिगेंड देखिए हमारा लिगेंड यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 यानी कि C2 2 है, तो हमारा लिगेंड हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो CR वो हमारा केंद्रीय धातु होता है। ठीक है, ये हमारा दंतीयता हमारा इसमें क्या लिगेंड हमारा C2 यानी कि 2 है इनटू ये देखिए दंतीयता यानी कि यहाँ पर दंतीयता हमारा 3 है, तो 3 गुणा 2 यानी कि 3 दूने 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जो 6 है यानी कि इसका समन्वय संख्या हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन कर रहा है द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो द्वितीय कीट की अपक्रिया है उसके लिए वेग स्थिरांक का मान। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों मोल। इसके लिए ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला आपको याद रहेगा ना, जो दोस्तों मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, अगर ये आपका फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग एकदम द्वितीय कोटि दे, तृतीय कोटि दे, प्रथम कोटि दे, एकदम आप लोग एकदम बिना फार्मूला लगाए ही बता देंगे कि हाँ कि इसका मान यानी कि इसका जो वेग स्थिरांक की इकाई होगी क्या होगा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है मोल अपान लीटर पे पावर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान पुट कीजिए, मोल तो मोल ही रहेगा, मोल अपान लीटर हो जाएगा। ठीक है, लीटर यहाँ पर पावर में द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए 2 होता है n का मान, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मोल बटा लीटर हो जाएगा, मोल अपान लीटर, और ये -1 इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मोल इनवर्स इस पर भी आएगा और लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, ये लीटर इनवर्स। अब देखिए ये नीचे लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, जब इसको ऊपर लाएंगे तो हमारा केवल लीटर हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा पावर में है तो मोल इनवर्स होगा अपान लीटर इनवर्स होगा, तो जब लीटर इनवर्स नीचे होगा बटे में, तो जब इसको हम लोग ऊपर लाएंगे तो ये हमारा केवल लीटर हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, और ये हमारा इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि हमारा सही हो जाएगा उत्तर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए लीटर मोल सेकेंड इनवर्स, यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब होता है अणुओं की संख्या। ठीक है, यानी कि अणुसंख्य मतलब अणु की संख्या, अणुसंख्य का मतलब अणु की संख्या। ठीक है, यानी कि ये हमारा संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो हमारा संख्या पर निर्भर करता है। तो हमारा जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है ये हमारा 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें हमें तो चलिए पहले लिख लेते हैं। पहला हमारा होता है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब। दूसरा होता है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, अवनमन। चौथा होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, अब इसमें हमारा क्वेश्चन कहा था बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म कौन नहीं है। तो इन चारों से हम लोग मिला देंगे और देखेंगे कौन नहीं है। तो यानी कि परासरण दाब तो हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। अब देखिए हिमांक में अवनमन भी हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है। अब देखिए ये
पृष्ठ तनाव दिया है, यानी कि सरफेस टेंशन, यानी जो हमारा पृष्ठ तनाव है ये हमारा इसमें से किसी से मिल नहीं रहा है, यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म ये हमारा पृष्ठ तनाव नहीं है। और ये नीचे दिया है वाष्प दाब अवनमन, तो वाष्प दाब अवनमन हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है, जबकि ये जो हमारा यानी कि जो पृष्ठ तनाव है यानी कि सरफेस टेंशन है ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ एकदम आप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कहीं इसमें दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है CuCN का 4-3 आयन में Cu की समन्वय संख्या, यानी कि इसमें हमें Cu की समन्वय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो समन्वय संख्या बराबर हमारा फार्मूला होता है, समन्वय संख्या बराबर हमारा फार्मूला होता है लिगेंड इंटू दंतीयता। ठीक है, यानी कि हमारा समन्वय संख्या बराबर फार्मूला होता है लिगेंड यहाँ पर देखिए Cu की ही हमें समन्वय संख्या निकालना है, तो Cu इसमें कितने बार है, Cu एक बार है। यहाँ पर देखिए केवल CN है। ठीक है, तो हमारा जो लिगेंड हो जाएगा ये हमारा Cu हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें Cu की कितने बार है, एक बार है, Cu एक बार है, यानी कि लिगेंड हमारा एक है, गुणा दंतीयता देखिए हमारा दंतीयता हमारा 4 है, तो 1 इंटू 4 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसमें समन्वय संख्या हमारा 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा 4 समन्वय संख्या इसका हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन का है RnH2। ठीक है, RnH2 तथा HNO3 की अपक्रिया से क्या बनता है। तो चलिए देखिए इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है RR यानी कि एथिल। ठीक है, अब दूसरा दिया है एथिल एल्कोहल यानी कि ROH, तीसरा दिया है RRNH और चौथा दिया है NH3 यानी कि अमोनिया। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग पहले रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए ये हमारा एथिल NH2 प्लस यानी कि कह रहा है RnH2 तथा HNO2 की अपक्रिया से, यानी कि HNO2 से जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, हमें इसमें यही करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा R, ये हमारा N, H इसे लिख सकते हैं। देखिए एक H मिलकर NH2 2H बना लेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसको हम लोग अब प्लस ये इसको क्या लिख सकते हैं N, यानी कि HN डबल यानी कि O2 है तो O लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम लोग तोड़ कर लिख रहे हैं। ठीक है, RnH लिख सकते हैं, 2H है तो 2H के लिए 2H लिख देंगे इस तरह, और H और N और O2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। अब देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, ये हमारा जो H2 है, ये हमारा जो H2 है इसमें से एक हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा H2O बना लेता है, H2O। ठीक है, प्लस का H2O यानी कि जल हमारा जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए जो N है और एक O है, हाँ देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन और यहाँ पर एक N, यहाँ पर एक N, यहाँ पर देखिएगा एक नाइट्रोजन, ये यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, यहाँ पर एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन यानी कि N2 और ये O ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर प्लस N2O, N2O बाहर निकाल लेता है, N2O जो गैस है वो हमारा बाहर निकाल लेता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर R, तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है ये H2 यानी एक H यहाँ पर और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर H2O बनाकर बाहर निकल जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर O और यहाँ पर एक हाइड्रोजन R, यहाँ पर ये R और यहाँ पर H और ये O, यहाँ पर ROH बाहर निकाल लेता है। और ये जो था देखिए यहाँ पर ये केवल N2 ही बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक N यहाँ पर एक N यहाँ पर, यानी कि ये नाइट्रोजन जो है दोनों नाइट्रोजन N2 बाहर निकल जाएंगे, और ये R यहाँ पर O और H, ये वाला H ये मिलकर ROH बना लेंगे, और यहाँ पर ये 2H और ये इसमें से एक ऑक्सीजन यानी कि H2O बना लेगा, ये जल बाहर निकलेगा, ये हमारा नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये इसका रिएक्शन था। तो इसमें कह रहा था क्या बनेगा, तो ये हमारा एथिल ये हमारा
एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा एल्कोहल बन जाएगा। अब जब R की जगह पर या CH3 रखिए या C2H5 रखिए तो उसके हिसाब से इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा देखिए ROH बना है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ROH बना है, यानी कि RNH2 तथा HNO2 की अपक्रिया से हमारा ROH, यानी कि इसे कह सकते हैं कि यह हमारा एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 या C2H5 रख लेंगे तो हमारा एथिल या मेथिल हमारा इसका नाम हो जाएगा, मिथिल एल्कोहल। अगर CH3 रखेंगे तो मेथिल एल्कोहल और C2H5 रखेंगे तो एथिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा अब अगर 11वां क्वेश्चन कर रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, यानी कि हमें देखने में, ठीक है, ये तो रतौंधी, ये हमें थोड़ा देखने में कमी हो जाती है, ठीक है। ये रतौंधी का मतलब जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारी कमज़ोर होने लगती, ठीक है। अब देखिए इसमें विटामिन बी भी लिख सकते हैं, विटामिन एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को मार करेंगे, ठीक है। देखिए विटामिन ए से हमारा रतौंधी हो गया, और जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी से हमारा बेरी होता है, बेरी होता है, ठीक है। ये हमारा रोग है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन अब सी से लिख लीजिए, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन सी से हमारा स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। और ये जो स्कर्वी होता है इसके वजह से हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़े से खून हमारा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन डी देखिए, विटामिन डी से हमारा रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स। ये हमारा जो रिकेट्स होता है हमारा सूखा रोग होता है, ठीक है। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, ठीक है। और जो विटामिन सी होता है उससे स्कर्वी होता है, ये हमारा उसके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो विटामिन डी होता है ये रिकेट्स होता है, इसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत हमारा धूप होता है, ठीक है। चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन कर रहा है ल्यूकास अभिकर्मक कौन है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा दिया है PD यानी कि पैलेडियम प्लस BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब देखिए सी क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन दिया है तनु HCl प्लस Zn निर्जल ZnCl2, ठीक है। और कह रहा है इनमें से कोई नहीं, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोस्तों हमारा ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो हमारा ऑप्शन है, यानी सांद्र HCl, यानी सांद्र HCl उसमें होता है प्लस निर्जल ZnCl2 होता है, यही हमारा ल्यूकास अभिकर्मक होता है। और ये जो हमारा अपक्रिया होता है ये हमारा एल्कोहल के परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है, ठीक है। ये जो हमारा ल्यूकास अभिकर्मक है यानी सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ये हमारा एल्कोहल के लिए एकदम महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है, एल्कोहल परीक्षण के लिए, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन कर रहा है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या हमें इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना होता है उसे हम लोग यक्स मान लेते हैं। तो पहले देखिए ये हमारा K है, यानी कि पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए 1 होता है, 1 प्लस ये हमारा Mn यानी कि मैंगनीज का ही निकालना है, ठीक है। तो हमारा ये इसको यक्स मान लेंगे, प्लस ये हमारा ऑक्सीजन का हमारा माइनस का 2 होता है, ठीक है। अब गुणा हमारा ये 4 बार है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस यक्स ये -2 है, 4 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा प्लस का 1 है और ये माइनस का 8 है, तो इसमें से घट जाएगा तो यक्स -7 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा यक्स बराबर प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि जो Mn है यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 7, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। यानी कि जो हमारा कह रहा है किस 14 क्वेश्चन किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, किस चीज़ पर निर्भर करते हैं? तो अणुसंख्य, सीधे सीधे देखिए अणुसंख्य यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला। ठीक है, अणुसंख्य से मालूम चलता है अणुओं की संख्या पर निर्भर निर्भर करने वाला। ठीक है, यानी कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे ही अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे। ठीक है, तो पहला देखिए कह रहा है विलेय के कणों की संख्या पर, बी कह रहा है विलेय के कणों की प्रकृति पर, सी कह रहा है विलायक के कणों की प्रकृति पर, डी कह रहा है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो देखिए संख्या पर निर्भर करता है, तो यानी कि पहला हमारा ऑप्शन है विलेय की कणों की संख्या पर हो जाएगी। ये हमारा प्रकृति दिया है, तीनों में प्रकृति दिया है तो प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15वां क्वेश्चन कर रहा है CONH3+ का होल 4Cl2Cl में CO की उपसंयोजन संख्या होती है। तो दोस्तों हम लोग उपसंयोजन संख्या निकालने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक जो होता है, जो हमारा नीचे के दंतीयता होते हैं उसी को जोड़ लीजिए, ये हमारा उपसंयोजन संख्या निकल जाएगा। यानी कि उपसंयोजन निकालने के लिए संयोजन संख्या निकालने के लिए सबसे बढ़िया हमारा सूत्र क्या, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जो नीचे का होता है यानी कि जो नीचे का दंतीयता होता है उसे, यानी कि 4+2 यानी कि 4+2 यानी कि 6, यानी कि इसका हमारा उपसंयोजन संख्या ऑप्शन डी 6 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नीचे के जो होते हैं उसी को हम लोग जोड़ लेते हैं, वो हमारा उपसंयोजन संख्या निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में 16वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। यानी कि इस सवाल में हमें कह रहा है कि इन चारों में से जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसकी ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो चलिए पहले इसमें हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। ठीक है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो Mn2 है, 2 को 2x मान लेंगे। ठीक है, 2x प्लस, ठीक है, यानी O3 यानी कि हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 बार है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर, ये हमारा 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 यानी कि x बराबर +3 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी K2 के लिए K1 होता है इंटू 2 बार है। ठीक है, प्लस Mn का यक्स मान लेंगे प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा, ये -2 है 4 दूना 8 यानी कि -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का 2 है माइनस का 8 है तो इसमें से घटा देंगे तो x -6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर +6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए +6 और ये भी +6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि जो एसिल क्लोराइड होता है, यानी जो एसिल क्लोराइड होता है उसके रोजनमुंड जब अपचयन होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो हमारा एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से होता है जो उससे प्राप्त हमारा एल्डिहाइड, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि एसिल क्लोराइड के रोजनमुंड अपचयन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18वां क्वेश्चन कर रहा है 5 ग्राम NaOH 450 ml जल यानी कि ml बिलियन में घुला हुआ है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता बराबर, मोलरता का फार्मूला लगाइए, मोलरता बराबर हमारा फार्मूला होता है विलेय का भार यानी कि W। ठीक है, ये हमारा विलेय का अणु भार यानी कि यम। ठीक है, इंटू बिलियन का आयतन ml में दिया है तो ml में ही ले लेंगे। ठीक है, तो ml में जब लेंगे तो ऊपर हम लोग 1000 से गुणा करने पड़ेगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। विलेय का भार हमारा 5 ग्राम दिया है, ठीक है, गुणे ये हमारा 1000 अपान ये देखिए विलेय का अणुभार, विलेय हमारा NaOH है तो NaOH का अणुभार निकालेंगे। Na यानी कि ये हमारा सोडियम था, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 17 और 17 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, 40 ग्राम, ठीक है। अब इसका हमारा अणुभार 40 ग्राम हो गया, गुणे विलयन का आयतन हमारा 450 ग्राम दिया है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। और ये 2 से काट देंगे 2 और ये 5 बार में, ठीक है। तो हमारा ऊपर हमारा 5 5 25 हो जाएगा, बटा ये 45 दूना 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग भाग देंगे, तो इसे हम लोग जब भाग देंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन डी 0.279 मोल प्रति लीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी 0.278 मोल प्रति लीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, यानी कि इसमें हमें बताना है कौन इसमें से डाइसैकेराइड नहीं है। तो डाइसैकेराइड मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जो क्वेश्चन आए थे उसमें हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें सुक्रोज तो हमारा डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। सेलुलोज यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जो सेलुलोज होता है वो हमारा डाइसैकेराइड नहीं होता है, जबकि लैक्टोज होता है वो भी हमारा डाइसैकेराइड होता है, माल्टोज भी हमारा डाइसैकेराइड होता है, ठीक है। यानी कि हमारा डाइसैकेराइड सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टालेन अपकर्मक से होती है। यानी कि इसमें हमें बताना है कि कौन सा यौगिक है जिसका पहचान टालेन अपकर्मक से होता है, टालेन अपकर्मक से होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन दिया है, पहला ए एल्कोहल, बी दिया है एल्डिहाइड, सी दिया है कीटोन और डी दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो दोस्तों जो हमारा एल्कोहल होता है वो हमारा यौगिक की पहचान यानी टालेन अपकर्मक से होता है, यौगिक की पहचान टालेन अपकर्मक से होती है, यानी कि एल्डिहाइड की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन दिया है, 21वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, देखिए 21वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए अब क्या है 21वां क्वेश्चन, संकुल के 3CO C2O4 3 में CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। इसमें हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो K3 यानी कि पोटेशियम का 1 होता है तो 1 × 3 हो जाएगा, ठीक, प्लस CO को ज्ञात करना है, यानी यही कोबाल्ट होता है, ये हमारा यक्स हो जाएगा, प्लस C2O4 जो हमारा C2O4 होता है इसे हम लोग ऑक्सीलेट कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीलेटो कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका हमारा -2 होता है, इंटू हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा, प्लस यक्स हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं माइनस 3 दूना 6 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 यानी प्लस का 3 माइनस का 3 इसमें से चला जाएगा तो ये हमारा यक्स -3 हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अब 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन को 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में सुक्रोज की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये एकदम सीधा सीधा ये क्वेश्चन है, यानी कि जो 200 ग्राम विलयन है इसका 10% निकाल दीजिए, या तो आप इस पर फार्मूला भी लगा सकते हैं, ग्लूकोज की मात्रा के लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं, या तो सीधे सीधे 200 ग्राम का 10% निकाल दीजिए, यानी कि 200 ग्राम का मतलब गुणा होता है ये 10/प्रतिशत यानी कि 100, इतना निकाल दीजिए, यानी कि 200 का 10%, 200 का 10%, ठीक है। तो 200 का मतलब गुणा, 10 का मतलब 10%, का मतलब इसके बटे में 100 हो जाता है, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 खत्म, ये हमारा 10, ये हमारा 2 बचा, ये 10 बचा, 2 दूना 20 होगा, यानी कि 20 ग्राम हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा हमारा 20 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन कर रहा है, क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, इसमें से हमें अब बताना है, पहला दिया है एडेनिन, दूसरा दिया है ग्वानिन, तीसरा दिया है थाइमिन और चौथा दिया है यूरेसिल। इसमें से कह रहा है वो कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरएनए में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो आरएनए होता है आरएनए, जो आरएनए होता है दोस्तों उसमें हमारा यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक। और डीएनए होता है, डीएनए
डीएनए में हमारा थायमीन पाया जाता है, थायमीन, ठीक है। यानी कि इन दोनों से ही हम लोग इसमें से डिफरेंस कर सकते हैं किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है। यानी कि जो आरएनए होता है, आरएनए में हमारा यूरेसिल होता है, और जो डीएनए होता है उसमें थायमीन होता है। तो इसमें हमें कह रहा है क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, तो आरएनए में देखिए यूरेसिल होता है जबकि थायमीन नहीं होता है। एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, और यूरेसिल भी डीएनए में आरएनए में होता है। यानी कि इसमें हमें आरएनए में कह रहा है कौन नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि थायमीन नहीं होता है। जो हमारा थायमीन होता है वो हमारा आरएनए में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है, यानी कि इसमें हमें ऑप्शन ए दिया है CH3NH2, बी दिया है NH3 का होल ट्वाइज NH, तीसरा दिया है CH3 का होल थ्राइज N, और डी दिया है C2H5 का होल ट्वाइज NH। इसमें से हमें बताना है कि जो कार्बिल एमीन है वो कौन अपक्रिया देता है। तो जो CH3NH2 होता है वो हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया देता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जो हमारा कैनिजारो अपक्रिया होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जो हमने आप लोग जाकर जो हमारा नाम वाला अपक्रिया है वो हमने प्लेलिस्ट बना लिया है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। जो कैनिजारो अपक्रिया होती है वो हमारा बेंजिल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो कैनिजारो अपक्रिया होती है वो हमें बेंजिल्डिहाइड को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ताप पर सल्फर का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों जो हमारा साधारण ताप पर जो सल्फर का जो सूत्र होता है, अणुसूत्र होता है, वो हमारा S8 होता है, क्योंकि आप लोग इसे हम लोग 10 में भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि S8 होता है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा 27 क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी कि इसका मतलब हमें बताना है तो कौन वैद्युत अपघट्य नहीं है। वैद्युत अपघट्य का मतलब जिसका जो जल अपघटन कराया जाए या वैद्युत अपघटन कराया जाए, तो जो हमारा दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं। तो जो टूटते हैं हमें वो नहीं बताना है, इसमें से ये बताना है कौन नहीं टूटता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पहला देखेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। जब इसका हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं दोस्तों, तो हमारा Na+ और Cl- बना लेता है, यानी कि ये तो हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा इसका कहा है वैद्युत अपघटन किसका नहीं होता है, किस पदार्थ का नहीं है। तो हमारा NaCl का तो हो गया, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बी देखिए कह रहा है, बी कह रहा है यूरिया NH2CONH2। तो दोस्तों हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो नो, इसका हमारा वैद्युत अपघटन ही नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4 नाइट्रेट, यानी कि NO3, यानी कि NH4NO3। जब इसका हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो NH4+ हो जाता है, और ये हमारा NO3- बना लेता है, ठीक है। अब ये हमारा आखिरी नाइट्रिक अम्ल HNO3, जब इसका हम लोग वैद्युत अपघटन कराते हैं तो H+ बना लेता है तथा NO3- बना लेता है। ये हमारा इसका वैद्युत अपघट्य था, ठीक है। ये हमारा यानी कि जो यूरिया होता है उसका हमारा वैद्युत अपघट्य नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों के पैकेटों में भरी जाती है। तो पहला दिया है हाइड्रोजन, दूसरा दिया है नाइट्रोजन, तीसरा दिया है ऑक्सीजन, और चौथा दिया है फ्लोरीन, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि जो खाद्य पैकेटें आती हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया इत्यादि, जो ये हमारे पैकेटें आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों उसमें हमारा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्यों भरा जाता है। तो दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है वो यानी कि खाद्य पदार्थों से, जो हमारा खाद्य पदार्थ भरा होता है उससे जल्दी क्रिया नहीं करता है, इसीलिए वो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए N2 गैस को प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो N2 गैस होता है वो जल्दी खाद्य पदार्थों से या उससे क्रिया नहीं करता है, अगर क्रिया कर लेगा तो वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये जो N2 गैस है वो जल्दी क्रिया नहीं करता है, इसलिए खाद्य पदार्थों के पैकेटों में N2 का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन का है विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है। इसमें हमें बताना है जो विशिष्ट चालकता है उसका मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग विशिष्ट चालकता का मात्रक ज्ञात करते हैं।
सबसे पहले तो जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है के बराबर 1/रो होता है, ठीक है। ये हमारा 1/रो तो इसका मात्रक होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा विशिष्ट चालकता होता है इसका हमारा फॉर्मूला के बराबर 1/रो होता है। तो हमने पहले क्वेश्चन में ही आगे क्वेश्चन में बताया कि जो रो होता है, रो का हमारा मात्रक ओम 1/, ये हमारा इसका मान हमारा ओम मीटर है, ठीक है। ओम मीटर का ये या ओम सेंटीमीटर, देखिए इसमें हमारा मान सेंटीमीटर में दिया है तो हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। अगर मीटर में दिया होता तो मीटर में लेते, ठीक है। तो हमारा जो रो होता है, रो का फार्मूला होता है RA/L, ठीक है। RA/L, इससे हम लोग ओम मीटर सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना मान आ गया। अब इसमें हम लोग लैम्डा यम यानी कि मोलर चालकता बराबर हमारा फॉर्मूला होता है के इंटू 1000/C, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इससे हमारा जो ये इसमें मान यानी कि जो मात्रक है, मात्रक हमारा निकलेगा, ठीक है। तो देखिए लैम्डा यम बराबर हो जाएगा, ये संख्यात्मक मान है 1000, तो इसको संख्यात्मक मान तो हम लोग लेंगे नहीं। कप्पा, ये हमारा कप्पा होता है। कप्पा का मान हमारा देखिए के का मान हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। और ये सी हमारा सांद्रता, सी सांद्रता का ये मोलरता कहते हैं, N/V हो जाएगा, ठीक है। N/V, N हमारा मोल होता है, मोल, ठीक। अपान ये जो हमारा V है, V हमारा वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन, तो इसका हम लोग सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इससे ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब बटा मोल, ठीक है। तो हमारा ये हमारा हो जाएगा, ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा एक देखिए यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये जो मोल बटा में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा मोल इनवर्स हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए दोनों सेम बन गया है तो इसको आप लोग प्लस का 1 बना लीजिए, प्लस का 1 बना लीजिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन का है फार्मेलिन जेली विलयन होता है, यानी कि फार्मेलिन जो है वो जेली विलयन किसका होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो हमारा फार्मेलिन होता है ये होता क्या है। तो दोस्तों जी हमारा फार्मेलिन होता है ये हमारा किसी खाद्य पदार्थों या बॉडी वॉडी जो होता है उसको सड़ने से बचाता है। यानी कि सबसे पहले जो बता दें कि जो हमारा फार्मेलिन होता है वो किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाता है, ठीक है। यानी कि मम्मी होती हैं जो हमारा लाश उस होता है उसको हमारा सड़ने से बचाता है, जो फार्मेलिन होता है। तो जो हमारा फार्मेलिन होता है ये हमारा किसी भी चीज़ को सड़ने से बचाता है, उसका हमारा ये जेली विलयन होता है। तो ये हमारा जो देखिए ये हमारा जो फार्मेलिन होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% होता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40% ये हमारा फार्मेलिन जेली विलयन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का होता है ये फार्मेलिन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालिन अपकर्मक से अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो दोस्तों जो हमारा ग्लूकोज होता है तथा जो एल्डिहाइड होता है जब वो टालिन अपकर्मक से अपक्रिया करता है तो हमारा ऑप्शन देखिए कर रहा है Ag2O, बी दिया है Ag, सी दिया है AgCl, डी दिया है AgNO2 NO3Cl, यानी ये जो हमारा ग्लूकोज होता है या एल्डिहाइड होता है जब टालिन अपकर्मक से अपक्रिया करता है तो हमारा केवल Ag का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, Ag का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल की मूलरता। देखिए दोस्तों ये हमारा मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मोस्ट। तो जो हमारा शुद्ध जल की मोलरता इसमें हमें पूछ रहा है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता के लिए देखिए मोलरता हमारा लीटर में, इसका जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा लीटर होता है, लीटर, यानी कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml
होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1000 अपान, ये हमारा जल का अणुभार, ठीक है, जल का अणुभार यानी कि H2O का अणुभार हमारा 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम होता है। जब हम लोग 1000 ml या 1000 जब ml को 18 से जब भाग देते हैं, तो हमारा 55.56 मोल प्रति लीटर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आता है, यानी कि 55.56 मोल प्रति लीटर ये हमारा मान आता है। 55.56 मोल प्रति लीटर हमारा मान आता है। इसे आप लोग सीधे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, सीधे आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मोस्ट IMP है हमारे हिसाब से, या हमारे अब की जो 2025 का बोर्ड एग्जाम है इसमें हमारा आ सकता है, ठीक है, यानी कि इसे याद कर लीजिएगा 55.56 मोल प्रति लीटर, ये हमारा इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 33वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब हमारा 33वां क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकत्व की हमें इकाई यानी कि मात्रक ज्ञात करना है। तो विशिष्ट चालकत्व के बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/ρ, ठीक है, ये हमारा रो है, हमारा के बराबर 1/ρ होता है। तो हमने बताया अभी को 1/ρ का फार्मूला RA × L होता है, ठीक है। ये देखिए RA/L का मान 1 अभी को हमने बताया ओम सेंटीमीटर होता है, ओम सेंटीमीटर या मीटर होता है। हमारा मान हमें सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे, ठीक है। तो जब इसे हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका हमारा मान ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसमें सी हमारा सही हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर है रंगीन आयनों का निर्माण निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। पहला दिया है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया है युग्मित इलेक्ट्रॉन, तीसरा दिया है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रंगीत तत्व का निर्माण बनाता है वो हमारा डी ब्लॉक का तत्व बनाता है। जो डी ब्लॉक का तत्व होता है वही हमारा रंगीन तत्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व होता है वो हमारा रंगीन तत्वों या का निर्माण करता है। तो किसकी उपस्थिति में होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए यानी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही रंगीन आयनों का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि जो रंगीन आयनों का निर्माण होता है वो डी ब्लॉक का तत्व करता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही होता है। ये संभव किसके कारण है, यह हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही है जो रंगीन आयनों का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन का रहा है एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचना इकाई है। यानी जो एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचना इकाई है। पहला दिया है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा दिया है प्रोटीन, तीसरा दिया है लिपिड और चौथा दिया है विटामिन। तो दोस्तों जो हमारा एमिनो अम्ल होता है वो हमारा प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई हमारा एमीन का अम्ल की संरचनात्मक इकाई हमारा प्रोटीन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इसमें हमें बताना है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। तो चलिए इसका हम लोग पहले संरचना सूत्र लिखते हैं, ठीक है। CH ये हमारा CHO होता है, CHOH का होल 4 होता है और ये हमारा CHOH होता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है प्राथमिक एल्कोहल देखिए हमारा एक प्राथमिक एल्कोहल ये होता है, ठीक। यहाँ पर एक लिखिए चाहे मत लिखिए। ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल होता है, द्वितीयक, ठीक। ये हमारा प्राथमिक, ठीक है। तो इसमें हमें प्राथमिक का पूछा है, तो प्राथमिक का 1 हो जाएगा, अगर द्वितीयक का पूछा होता तो 2 हो जाए, यानी कि 4 हो जाता। देखिए 4 दिया है, तो हमारा प्राथमिक का पूछा है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक के लिए ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है तो 1 है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 37वां क्वेश्चन कर रहे हैं कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है।
तो इसमें हमें बताना है जो कैनिजारो अपक्रिया होता है उसके द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है। तो आप पहला ऑप्शन दिया है मेथेन, दूसरा दिया है मेथिल एल्कोहल, तीसरा दिया है एथिल मेथिल साइनाइड और डी दिया है एथिल एमीन। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी दिया है मेथिल एल्कोहल, इसी के कारण कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का बनता है, यानी कि मेथिल एल्कोहल के कारण ही कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये हमारा 37वां क्वेश्चन था। चलिए अब 38वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 38वां क्वेश्चन दे रहा है RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक से जब अपक्रिया कराया जाता है तो RnC बनता है प्लस 3KCl बनता है और 3H2O का निर्माण होता है। ये उपयुक्त अपक्रिया कौन सा है? तो पहला दिया है युग्मन अपक्रिया, दूसरा दिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया, तीसरा दिया हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया और डी दिया है सिम्ट अपक्रिया। ठीक है, तो जो हमारा ये जो अपक्रिया है दोस्तों, ये हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया होती है, क्योंकि जो कार्बिल एमीन अपक्रिया होता है उसी में हमारा RnC बनता है, RnC बनता है, ये हमारा कार्बिल एमीन अपक्रिया में ही बनता है। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कार्बिल एमीन अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए 39वां क्वेश्चन कर रहा है तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, यानी तापमान से स्वतंत्र कौन सी सांद्रता इकाई होती है? पहला दिया है नॉर्मलता, दूसरा दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तीसरा दिया है मोलरता और चौथा दिया है मोलरता। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी जो हमारा मोललता होता है, मोललता ही तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है, यानी कि मोललता। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है वो हमारा मोललता होती है, यानी कि मोलेलिटी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन का है बेंजिल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि बेंजिल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है एल्डोल संघनन द्वारा, कैनिजारो अपक्रिया द्वारा, गाटरमान कोच अपक्रिया द्वारा, क्लीमेंसन अपक्रिया द्वारा। इसमें हमें बताना है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है कैनिजारो अपक्रिया द्वारा, इसी के द्वारा बेंजिल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कैनिजारो अपक्रिया द्वारा। कैनिजारो अपक्रिया के द्वारा ही बेंजिल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त होता है या उसका निर्माण होता है। ठीक है, ये हमारा 40वां क्वेश्चन था। 41वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है हिंसबर्ग अवकर्मक होता है। तो पहला हमारा इसमें कह रहा है हिंसबर्ग जो अवकर्मक है वो होता है बेंजीन ए सल्फोनिक अम्ल, बी दिया है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सी दिया है बेंजील सल्फोनामाइड और डी दिया है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो हमारा हिंसबर्ग अपकर्मक होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 42वां क्वेश्चन कर रहा है क्षारक जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो हमने अभी को बताया जो आरएनए होता है, आरएनए में हमारा यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, और जो डीएनए होता है डीएनए में हमारा थायमीन पाया जाता है, थायमीन। इसमें हमें पूछ रहा है क्षारक जो डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो डीएनए में एडेनिन भी होता है, थायमीन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये जो यूरेसिल होता है दोस्तों ये हमारा आरएनए में होता है, आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, ये जो डीएनए में उपस्थित हमारा यूरेसिल नहीं होता है क्योंकि ये हमारा आरएनए में पाया जाता है। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड 42 क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसके अगले पार्ट में पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 में मिलेंगे इसी के एकदम अच्छे से क्वेश्चन को। इसमें हमारा न्यूमेरिकल भी होंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को एकदम अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप अपने बोर्ड की तैयारी में एकदम अच्छे से लगे रहिए क्योंकि लगभग कम से कम 20 दिन और शेष मात्र बचे हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।